हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सतंदर ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सब लोगों के लिए लेकर आए हैं चैप्टर चुंबकत्व। जैसा कि हम लोग चुंबकत्व चैप्टर पिछले कई क्लास से पढ़ रहे हैं और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हल भी किए हैं, तो आज भी उसी प्रकार कुछ बचे हुए क्वेश्चन को देखेंगे। चुंबकत्व चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा पता लगाने के लिए चुंबकीय फ्लक्स की दिशा पता लगाने के लिए कौन सा नियम प्रयुक्त होता है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की दिशा पता लगाने के लिए कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है या प्रयुक्त होता है, दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो आप लोगों को भी पता होगा कि जब हम लोग चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को पता करते हैं तो फ्लक्स की दिशा ज्ञात करने के लिए आपको हम चैप्टर में पढ़ाए थे एक कार्क स्क्रू नियम। और कार्क स्क्रू नियम कैसा था, एक इस प्रकार से स्क्रू बना हुआ रहता है और उसी पर हम लोग क्या देखते हैं, एक शंकु आकार का स्क्रू रहता है, इस पर कुछ इस प्रकार से चूड़ियां कटे होते हैं और इससे यह सिद्ध होता है कि जिस प्रकार से हम स्क्रू को कसते हैं, अगर इसको हम कसें तो जो इसका नुकीला हिस्सा है ना, वो करंट की दिशा को इंगित करता है। स्क्रू की नुकीला हिस्सा यानी आगे की सिरा किसको इंगित करता है, करंट की दिशा को इंगित करता है। यानी करंट की दिशा किसमें, जिस चालक पर करंट प्रवाह कर रहा है और उसी के दिशा में अगर हम इसको कसें तो उसमें जो करंट प्रवाह होने की दिशा है वो कौन इंगित करता है, ये नुकीला वाला हिस्सा, ये करंट। और जो इस पे खांचा बना है यानी चूड़ियां कटे हैं, ये क्या दर्शाने लगते हैं, तो वो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा दर्शाने लगते हैं। तो आपको पता है कि चूड़ी जो बने होते हैं किस पर, स्क्रू पर, वो क्या दर्शाते हैं, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को इंगित करते हैं। और ये किस नियम में आप पढ़े हैं, तो ये पढ़े हैं आप कार्क स्क्रू नियम में। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं और वो आंसर हो जाएगा कार्क स्क्रू नियम, कार्क स्क्रू नियम। 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है। क्षेत्र की तीव्रता इकाई होती है या क्षेत्र तीव्रता की इकाई होती है, क्षेत्र तीव्रता की इकाई होती है। अब क्षेत्र तीव्रता की इकाई हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी भी अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई अगर हम लोगों को ज्ञात करना है तो हम लोग किससे निकाल सकते हैं, एम्पियर टर्न प्रति मीटर में होता है। जैसा कि आप इससे पहले क्वेश्चन पढ़े थे, EMF बल की इकाई क्या होती है, एम्पियर टर्न। तो क्षेत्र तीव्रता की इकाई क्या होती है, एम्पियर टर्न प्रति मीटर, एम्पियर टर्न प्रति मीटर। तीन नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रवाह घनत्व मापा जाता है। मापा जाता है, चुंबकीय प्रवाह घनत्व
मापा जाता है। तो चुंबकीय प्रवाह का जो घनत्व है वो मापा जाता है किसमें, आपको ध्यान होगा कि टेल्सा होता है इसका आंसर, टेल्सा में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, टेस्ला। और 4 नंबर कुछ प्रकार से ही क्वेश्चन है कि विद्युत दाब या विद्युत वाहक बल, दाब या विद्युत वाहक बल के लिए मापन की इकाई क्या है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं कि विद्युत दाब या विद्युत वाहक बल के लिए मापन की इकाई क्या है। तो मापने की इकाई तो आपको पता है ना कि जब भी हम लोग विद्युत मापते हैं तो हम लोग देखते हैं उसे कि हमेशा बोलचाल में भी या सरल भाषा में भी हम लोग बोलते हैं कि इतनी वोल्टेज है, यानी वोल्ट में। तो इसमें भी आपको जहां पर भी देखे होंगे या इस चुंबक चैप्टर को भी छोड़ करके अगर आप डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर कोई भी चैप्टर पढ़ते होंगे तो वहां पर विद्युत वाहक बल की गणना हम लोग करते हैं और वहां पर हम लोग देखते हैं कि विद्युत वाहक बल की जो मापन इकाई है वो वोल्ट में ही दिखाया गया है। और इसके अलावा हम ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन में कहीं हमको मिलता है एम्पियर मिल जाएगा, वाट मिल जाएगा, वोल्ट मिल जाएगा और ओम भी मिल जाएगा। तो ये सारी मापन इकाई नहीं है, बट हम लोग इसका अगर सही आंसर को देखें तो जो हम पहले बताए कि वोल्ट होता है वो मापन इकाई होती है और वही सही आंसर है वोल्ट। यानी विद्युत दाब को मापें या विद्युत वाहक बल के लिए अगर मापन इकाई को देखें तो वो क्या होगा, आंसर वोल्ट होगा। कुछ इसी प्रकार से 5 नंबर को क्वेश्चन को भी देखते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण है, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण है। यानी ट्रांसफार्मर की अगर ईएमएफ समीकरण की बात कर लें तो ट्रांसफार्मर चैप्टर में आपको भली भांति हम बताए थे कि ट्रांसफार्मर का है, कुछ याद कीजिए या ना कीजिए, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण जरूर देख लीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ट्रांसफार्मर की ईएमएफ समीकरण। और जैसा कि अभी आप जो 4-5 क्वेश्चन देख रहे हैं बोर्ड पर, ये लगभग क्वेश्चन पिछले गत वर्षों में पूछे जा चुके हैं और इसलिए हम यही सारे सभी क्वेश्चनों को दर्शा रहे हैं आपके सामने कि ये क्वेश्चन को आप ध्यान में दीजिए क्योंकि यही सब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और ट्रांसफार्मर चैप्टर से भी ये ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण पूछा जाता है और चुंबकत्व चैप्टर से भी पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर की ईएमएफ समीकरण को उलझाने के लिए आपके पास ऑप्शन कुछ इस प्रकार से भी मिल जाता है 4.44 φt। आप अगर इसको देखें तो बहुत ही इजी इसका आंसर है और कहीं पर इसी का ऑप्शन दूसरा दे देता है 4.44 और φft, कहीं पर ऑप्शन मिल जाता है 44.4 यानी 44.4 φt और इसी का ऑप्शन एक जगह दिया हुआ है केवल φt। तो इस प्रकार से हमारे पास कुछ ऑप्शंस है कि 4.44 φt, 4.44 φft, 44.4 φt और केवल φt। तो समीकरण जब भी हम लोग देखते हैं, ट्रांसफार्मर रेशियो का समीकरण जब भी हम लोग देखते हैं तो वो होता है 4.44 φft, 4.44 φft। तो इस प्रकार से हम लोग देख पाएंगे कि जो भी क्वेश्चन को हम लोग आज देखे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को दोहराएं और याद करने की भी कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी प्रकार के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।